चेहरे पर किसकी दावेदारी? सभी सक्षम लोग हैं प्रधानमंत्री पद की योग्यता रखने वाले। पीएम पद पर किसकी उम्मीदवारी? तो कुटिया बना के उनको देते हैं, कब शिफ्ट करेंगे हमको तारीख बताओ। 2024 की तैयारी, विपक्ष कितना भारी? कई बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हर स्टेट में वो तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इंडिया का विस्तार बुआ करेगी बेड़ा पार, ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि विपक्षी गठबंधन अब मायावती को भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि मायावती ने यूपी में 40 से 50 सीटें बीएसपी को देने की शर्त रखी है। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक, जो कि एक दिन बाद होने वाली है, मायावती की शर्तों पर उस बैठक में चर्चा होगी। इस बीच गठबंधन के संयोजक को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार की दावेदारी हो रही है, वहीं कांग्रेस ने पीएम पर राहुल गांधी के नाम का दावा ठोक दिया है। हालांकि खुद नीतीश कुमार ने कहा है कि वो संयोजक नहीं बनना चाहते। इन सभी मुद्दों को लेकर मुंबई की बैठक में चर्चा हो सकती है। हम आपको दिखा रहे हैं कि मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक का एजेंडा क्या होगा। इस बैठक में गठबंधन के झंडे को लेकर एक राय बन सकती है। सारी पार्टियों का झंडा अलग अलग होगा, लेकिन गठबंधन, उनके चुनाव चिन्ह अलग अलग होंगे, लेकिन गठबंधन की रैलियों में गठबंधन के झंडे का इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही मुंबई की बैठक में गठबंधन के लोगों पर फैसला होगा। गठबंधन के अध्यक्ष, संयोजक, इन सब को लेकर फैसला किया जा सकता है। मुंबई की बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे हमले नहीं किए जाए। यह फैसला हो सकता है कि बीजेपी की नीतियों पर हमला हो, पीएम पर कोई भी डायरेक्ट अटैक नहीं। मायावती की शर्तों पर चर्चा होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती को साथ नहीं लाए तो कैसे होगा बेड़ा पार। हम आपको यह भी दिखा रहे हैं 2019 जब विपक्ष की बड़ी पार्टियों ने कितनी सीटें जीती, कितना वोट हासिल किया। कांग्रेस को 52 सीट, समाजवादी पार्टी को 5, जेडीयू को 16, एनसीपी को 5, टीएमसी को 22, आरजेडी को 0, डीएमके को 24, शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली थी। हम बात कर रहे हैं उस स्थिति की जब शिवसेना में उद्धव ठाकरे, शिंदे सब एक साथ थे। एनसीपी और शिवसेना दोनों ही पार्टियों में तब टूट नहीं हुई थी, तब का डेटा हमने आपको दिखाया है। अब बात मायावती को साथ लाने की करते हैं, क्योंकि जाहिर है विपक्ष बीएसपी की ताकत को मान रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि 2019 में यूपी का नतीजा क्या रहा था। एसपी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। बीएसपी को 10, एसपी को 5 सीट मिली थी। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट हासिल हुई, रायबरेली। यहां एसपी बीएसपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा था। अमेठी में बीएसपी ने उम्मीदवार उतारा तो राहुल गांधी की वहां पर हार हो गई। आज हम इंडिया गठबंधन की चुनौतियों, बैठक के एजेंडे से जुड़े तमाम पहलुओं, सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मुंबई में पोस्टर बैनर लग गए हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के पहले मुंबई के बांद्रा और माहिम इलाके में महाविकास अघाड़ी की तरफ से एक बड़ा बैनर लग गया है, जिस पर लिखा है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। मुंबई में 31 और 1 तारीख को होने वाली इंडिया की इस बैठक में देश भर के बीजेपी विरोधी नेता आने वाले हैं। बैठक के एजेंडे में क्या क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि मुंबई से 1700 किलोमीटर दूर पटना में विपक्षी गठबंधन इंडिया के संयोजक को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री और विपक्षी गठबंधन इंडिया की पहल करने वाले नीतीश बाबू कह रहे हैं कि वो इंडिया के संयोजक नहीं बनेंगे, और एनडीए ने इसी बहाने विपक्षी एकता पर धावा बोल दिया है। नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं। ठीक ही कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि उस गठबंधन में इनका कुछ बनने वाला नहीं है, और ना ही उस गठबंधन का कुछ बनने वाला। जिस तरीके से रह रहकर विरोधाभास इस गठबंधन में देखने को मिलता है, बिहार की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाराज होना, बेंगलुरु की बैठक में मुख्यमंत्री बिहार इनका स्वयं का नाराज होकर वापस आ जाना, और अब मुंबई की बैठक में देखते हैं भैया कौन नाराज होकर आता है या कौन नाराज होकर जाता ही नहीं है। आज उनका सपना है कि प्रधानमंत्री बने, और नीतीश जी यदि नहीं बनना चाहते हैं तो हम तो उनके छोटे हैं। हम कल्याण बीघा में वो कुटिया बना के उनको देते हैं, कब शिफ्ट करेंगे हमको तारीख बताओ। देश की जनता
140 करोड़ उसका चेहरा होगी। यद्यपि राहुल जी भी, ममता जी भी, नीतीश जी भी, शरद पवार जी भी सभी सक्षम लोग हैं प्रधानमंत्री पद की योग्यता रखने वाले। और मुंबई से दूर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने में ताकत झोंक रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीएम चेहरा तो राहुल गांधी को ही होना चाहिए। सारे विपक्ष की तरफ से मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं जो मैं अनाउंस करूं, लेकिन यदि कांग्रेस के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते यदि आप पूछेंगे तो हाँ कि 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल होगी। देखिए, ये तो जब गठबंधन बना है तो गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो आपस में विचार विमर्श करने के बाद ही फैसला करती है। उसके मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी है। प्राइम मिनिस्टर का चेहरा जो है कांग्रेस पार्टी का वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी रहेंगे, राहुल गांधी अच्छे हैं। न कहूं से दोस्ती लेकिन सबसे बैर रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं दोनों गठबंधन किसी काम के नहीं। वहीं वामपंथी दल कांग्रेस पार्टी को सहयोगियों को जगह देने की नसीहत दे रहे हैं। ना तुम्हारी हमको ना दुकानदार की जरूरत है, ना ये चौकीदार की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला इस देश में चौकीदार को बैठाएंगे, दुकानदार की दुकान ही बंद होगी। खबरों के अनुसार मुंबई की बैठक में कई फैसले लिए जाएंगे। एक प्रस्ताव है कि गठबंधन का एक चेयरमैन हो, एक चीफ कोऑर्डिनेटर, 4 से 5 क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर्स बनाए जाएं। मुंबई की बैठक के बाद सितंबर से देश भर में गठबंधन की साझा रैलियां शुरू हो जाएंगी, जिसमें 6 से 7 प्रमुख नेता और विपक्ष के सीएम शामिल होंगे। रैलियों, सभाओं और प्रचार के मौकों पर गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले नहीं करेंगे। हमला बीजेपी की नीतियों पर होगा। जातिगत जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी समेत सामाजिक मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को छोड़कर देश भर से 450 सीटों की पहचान हो चुकी है, जहां इंडिया गठबंधन से सिंगल कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में उतारे जाएंगे। गठबंधन ने मायावती से भी संपर्क साधा है, पर मायावती यूपी की 80 में से 40 लोकसभा सीटें अपनी पार्टी के लिए मांग रही हैं। इस पर मुंबई की बैठक में चर्चा होगी। मुंबई की बैठक में कुछ अन्य छोटे दलों के भी गठबंधन में शामिल होने को लेकर चर्चा होगी। ये भी तय होगा कि इंडिया गठबंधन के लिए एक झंडा तय किया जाएगा और एक लोगो। हालांकि क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्य में अपने चुनावी चिन्ह के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये मीटिंग का एक बड़ा मैसेज पूरे देश में देने का एक संकल्प हम लोगों ने किया है। यहाँ पर इंडिया अलायंस का लोगो भी डिक्लेयर किया जाएगा 31 तारीख को। दिलचस्प यह है कि एक तरफ मायावती की विपक्षी गठबंधन में साथ लाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी के भूचाल के बाद जो शक शरद पवार की भूमिका को लेकर खड़ा हुआ था, उस पर तब ढक्कन लगेगा जब शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ 30 अगस्त को शाम 4 बजे विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 31 अगस्त को विपक्षी नेताओं का होटल ग्रैंड हयात में शाम 6 बजे स्वागत होगा, जिसके बाद 6:30 बजे नए लोगों का अनावरण होगा। फिर 8 बजे उद्धव ठाकरे की तरफ से सबके लिए भोजन का आयोजन है। 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक की शुरुआत ग्रुप फोटो सेशन से होगी, जिसके बाद बैठक शुरू हो जाएगी। अब सबकी नजरें टिक गई हैं कि क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया का साथ देंगी मायावती, क्योंकि यूपी की 80 सीटों पर अगर मायावती ने साथ नहीं दिया तो विपक्ष की बात बनेगी कैसे? आज तक क्यों। इससे पहले कि मेहमानों से परिचय कराएं, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें ललन सिंह। अब देखिए इसका महत्व कैसे है, क्योंकि नीतीश कुमार ने सबसे पहले विपक्षी एकता के लिए मेहनत शुरू की। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अलग अलग जगहों पर वो जा रहे थे। मुझे नहीं मालूम नीतीश बाबू को लेकर ये ललन सिंह का बयान है। करीबी नीतीश कुमार के संयोजक पर 1 सितंबर के बाद ही फैसला होगा। देखिए अब मामला तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ नीतीश बाबू खुद कह रहे हैं मुझे नहीं बनना है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता उन पर धावा बोल रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम नीतीश ने क्या कहा है, ललन सिंह इससे इनकार कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा था कि इंडिया का संयोजक हम नहीं बनना चाहते हैं, तो इसको क्या माना जाए? तो 31 को ना वहाँ बैठक है, वहाँ न तय होगा, तो पहले आपको कैसे बता दें? कि तो बैठक का बात पहले आपको कैसे बता देंगे? बैठक होगा वहाँ न तय होगा। बैठक होगी वहां पर यह तय होगा, ललन सिंह कह रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ रही हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, प्रवक्ता एनसीपी के। अजित पवार गुट के। अरविंद वाजपेयी जी, प्रवक्ता एलजेपी के।
वहीं दूसरी तरफ से आनंद दुबे साथ देंगे सुप्रिया श्रीनेत का, जो कि यूबीटी ग्रुप से हैं। कुलदीप कुमार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि इस बार विपक्षी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। आप लोग हमेशा ये कहते थे कि सिर्फ फोटो सेशन के लिए जुटते हैं, फोटो खिंचवाते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन इस बार 2 मामलों पर खतरा रियल होता हुआ दिख रहा है। और वो इसलिए मैं कह रही हूं राजवर्धन जी, क्योंकि 450 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारने पर फैसला हो सकता है। एक कन्वीनर हो सकता है जो कि ये तय करेगा कि कौन क्या करेगा, एक लोगों के साथ जा सकते हैं। क्या ये आपके लिए खतरे की घंटी नहीं है? देखिए, ऐसा है कि 2019 में भी इन्होंने ऐसी ही कोशिश करी थी और उसका परिणाम सबने देखा, विपक्ष ने भी उसका स्वाद चखा। ये जो जितनी आप बातें कर रहे हैं, आप तो खैर बतला रही हैं कि इस तरह से संयोजक होगा, एक एक सीट के ऊपर एक व्यक्ति लड़ेगा, ये सब अभी थ्योरी है। जैसे ही पहली गोली फायर होगी तब पता चलेगा कि कितना ये दबाव झेल सकते हैं। इनके अंदर बिखराव पहले से ही शुरू होने वाला है। 2 बैठकें हो चुकी हैं, कुछ उसमें से निर्णय नहीं निकला, अभी पटना में फिर बैठने जा रहे हैं। खींचतान शुरू हो गई है कि चेहरा कौन सा होगा, संयोजक कौन होगा, ये लगातार होता रहेगा। इनकी विचारधारा देखिए ना आप, अगर विचारधारा एक हो तो माना जा सकता है कि सब एक साथ रहें। ये तो एक दूसरे की टांग हमेशा से ही खींचते आ रहे हैं। एक एक पार्टी को ले लीजिए, आप डीएमके को ले लीजिए, किस तरह से कांग्रेस उनको दोषी ठहराती है राजीव गांधी जी की हत्या के लिए। आप किसी दूसरे पार्टी को ले लीजिए, आम आदमी पार्टी इनको बोल रही है कि हम 7 सीटों के ऊपर लड़ेंगे, बयान आ रहे हैं। इनको बैठकें करनी पड़ रही है, अपनी दिल्ली कांग्रेस को दिल्ली की कांग्रेस के साथ बैठकें करनी पड़ रही है। मतलब हर राज्य के अंदर इनके पास एक अलग चुनौती है, हर राज्य के अंदर अलग अलग पार्टियां हैं और सब अलग खींचतान करेंगे। और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसने पूरे देश को मान सम्मान, देश के अंदर चाहे चूल्हे से लेकर चांद तक या टॉयलेट से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर तरह से विकास हुआ है, हर तरह से देश की सेवा करी है। फर्क बिल्कुल साफ है, एक तरफ जहां बिचौलिए होते हैं, जहां स्कैम होते हैं, जहां चोरियां होती हैं, और एक तरफ एक सिंगल पार्टी जो पूरी तरह से देश की सेवा करती है। और देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज मान सम्मान और देश को पूछा जा रहा है। सो द डिफरेंस इज वेरी वेरी एपरेंट एंड क्लियर। फर्क बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा साफ कभी हो सकता है। और देशवासियों ने मन बना लिया है। आपका जो सर्वे आया था 1-2 दिन पहले, उसमें भी आपने खुद ही ने बताया था कि देश ने मन बना लिया है। अब इन्हें अपना अस्तित्व जिंदा रखने के लिए कुछ तो करना है। अब ये सब अकेले अकेले बैठे रहते तो कैसे अपनी जस्टिफाई करते हैं अपने हर रोज के जीवन को। तो ये जस्टिफिकेशन है अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए कि एक ही इनका नारा है कि किस तरह से हम चोरी चकारी अपना अस्तित्व जिंदा रख सकें, किस तरह से करप्शन कर सकें। उसके अलावा इनके पास कोई विजन नहीं है। अगर विजन होता तो लोकसभा में पता चलता, लोकसभा के अंदर चर्चाएं होती। ये तो वहां से भागते हैं, उसको रोकते हैं। ये सिर्फ सड़क के ऊपर आते हैं, सिर्फ नारे देते हैं बड़े बड़े। राजस्थान उसका एक उदाहरण है जी। अगले हिस्से में मैं आऊंगी इस पर। सुप्रिया श्रीनेत जी, राज्यवर्धन जी जो कह रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए कि क्या अपनी सुविधा के लिए और भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए ही ये कुनबा साथ आया है, ये आरोप है उनका। दूसरी तरफ मायावती को लाए बिना साथ, क्या उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बहुत बड़ा आप लोग रिस्क नहीं मोल लेंगे अगर वो अलग से चुनाव लड़ती हैं, जैसा कि अभी तक उन्होंने संकेत दिए हैं कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? मैं दोनों बातों का जवाब दूंगी। आप सबको मेरा नमस्कार। कहते कहते भाजपा के प्रवक्ता भूल गए, ये मीटिंग मुंबई में हो रही है, पटना में नहीं हो रही है। कुछ और भी इन्होंने तार्किक रूप से गलत बातें कहीं पर उसके लिए फेमस है, तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगी। चोरी चकारी की बात ये करते हैं। ये एक फोटो दिखाना चाहती हूं। शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार और घोटाला किया था। अगले दिन गलबैया करके सरकार में शामिल हो गए, साथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना लिया। तो यहां पर मुझे मत बताइए कि आप कितने दूध के धुले हैं। एक और फोटो है, 38 लोगों के साथ उस व्यक्ति को फोटो खिंचानी पड़ी जो कहता था एक अकेला सब पर भारी। और इसलिए खिंचानी पड़ी क्योंकि इंडिया के गठबंधन से घबरा गए, बौखला गए। और क्यों बौखला गए मैं बता देती हूं। मैं तो इन शख्स से पूछना चाहती हूं, इंडिया का नाम सुनते हैं, सेना में सर्व कर चुके हैं,
आपने तो ओलंपिक में एक मेडल भी जीता है। इंडिया का नाम सुन के आंखों के सामने क्या आता है? हमारी आंखों के सामने तो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस, इंडियन पुलिस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसरो जैसी संस्थाएं आती हैं आपकी आंखों में। लेकिन इंडिया का नाम सुनकर और आपके आका की मुंह में और उनके दिमाग में आता है इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हम में और आप में अंतर है। आप चोरी चकारी की बात कर रहे हैं, 10वें साल सत्ता में आप हैं। और ये दो बातें कहकर अपनी बात खत्म कर लेती हूं क्योंकि हास्यास्पद बात कह गए। 10 साल से सत्ता में है, कब तक ये चोरी चकारी का झुंझुना बजाते रहिएगा? 10वें साल में अगर किसी ने चोरी करी थी तो हवालात में डाल देते। एक कन्विक्शन नहीं कर पाए 10 साल में, क्योंकि सबको पता है कि राजनीति से प्रेरित आपके फ्रंटल बन चुकी एजेंसियां चलती हैं। और वही बातें आप लोग आकर टीवी डिबेट में कहते हैं। यह असलियत है कि जो जहर आप लोकसभा में उगलते हैं वो कहने की हैसियत आप लोगों की बाहर नहीं, क्योंकि डेफेमेशन होगा। एक और बात कहती हूं, इस सरकार ने, इन प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। अब 51,000 वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं जो पद पहले से ही स्वीकृत थे सरकारी नौकरियों में और किसी कारणवश भरे नहीं गए। आज की तारीख में प्रमोशन लेटर प्रधानमंत्री जी बांटकर उसको रोजगार मेला लगा रहे हैं। पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही इंडिया की ताकत है। हम रोजगार पर, हम महंगाई के खिलाफ, हम मणिपुर के साथ, हम हर उस चीज पर खड़े होते हैं जो इस देश के लोगों को अफेक्ट करती है। ठीक है। ये लोग किसके साथ खड़े होते हैं? एक ऐसा कार्यकर्ता जो आदिवासी के सिर पर पेशाब करेगा, एक ऐसा कार्यकर्ता जो दंगे कराने के लिए सबसे सामने खुलकर आ जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार झूठ बोलता है। अरे भाई, कितने जुमले दीजिएगा आप इस देश को? 10 साल में यह देश जुमलों से उकताकर अपनी बात सुनाना चाहता है, आपके मन की बात नहीं सुनना चाहता है। जो झूठ वहां परोसते हैं वो टीवी डिबेट पर मत परोसा करिए, क्योंकि यहां पर काउंटर करने के लिए बड़े तथ्य दिए जाते हैं आपको। मायावती जी पर आपने पूछा, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ये जो गठबंधन है, हमारा अपना जो कुनबा है, वो लगातार बढ़ता जाएगा। आप देखिएगा कि कैसे कैसे 2024 आते आते इनके जो बहुत सारे घटक दल इनके साथ आज मजबूरीवश बैठे हुए हैं, वो भी हमारे साथ आएंगे। कुछ नाम मैं ले नहीं सकती हूं। मायावती बहन जी बिल्कुल एक सशक्त चेहरा है उत्तर प्रदेश में, उनकी राजनीति लंबी रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि एजेंसीज के प्रेशर में वो भले अभी खुल के सामने ना आए, लेकिन हर वो व्यक्ति जो दलितों, वंचितों, शोषितों, संविधान की बात करना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी कीमत पर खड़े नहीं हो सकते। अगर खड़ा होना होता तो खड़ी हो जाती यहां पर, लेकिन नहीं खड़ी हुई, क्योंकि उनको पता है कि दलितों के ऊपर अत्याचार भारतीय जनता पार्टी करती है। राज्यवर्धन जी, एक बार आप जवाब दे दीजिए सांसद जी, उसके बाद जाएंगे अगले मेहमान के पास। आप पर तो पूरी बौछार हुई है। जी जरूर जरूर। सबसे पहले मुझे भी दे दीजिएगा काउंटर। जी वो लग रहा है ये देखिए, ये राजस्थान के आंकड़े रेप्स के, ये एनसीआरबी के डाटे हैं जो राजस्थान सरकार ने दिए हुए हैं। इसमें क्लियरली 6000 का आंकड़ा पार है, 6000 का आंकड़ा पार, जबकि आपके किसी भी राज्य के अंदर इतना नहीं है। और आपके मुख्यमंत्री यहां बोलते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। यह है असलियत आपके राजस्थान की और कांग्रेस सरकार की। जहां जिम्मेदारी है कांग्रेस सरकार की, वहां पर आपने इस तरह का काम करा हुआ है। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी है, वहां पर आप बड़े बड़े नारे देने की कोशिश करते हैं। जहां तक बात रही इंडिया नाम की, तो जो नाम बदनाम हो चुका है, आप उस नाम को छोड़कर नए नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं। यूपीए तो इतना बदनाम हो गया, उसके बाद आपने इंडिया, क्योंकि इंडिया की छवि बना दी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो इंडिया का नाम ले लीजिए। आपको एक और बात बताता हूं, यहां पर आपके जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में, उन्होंने घोषणा शब्द ही छोड़ दिया है। इंडिया नहीं था, क्योंकि घोषणा वीर हो गए हैं वो। घोषणा शब्द छोड़ दिया है। और अब वो बोलते हैं मैं घोषणा नहीं, मैं गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी बोलने लगे ना, ये मोदी की गारंटी है जो देश में विकास हो रहा है, तो घोषणा शब्द ही छोड़ दिया। ये तो कांग्रेस की रीति रही है, जो अच्छा कर रहा है उसको वहां से लूट लो। ये जो करप्शन की पूरा कर लें दीजिए, मैं जवाब दूंगी। करप्शन की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि ये आपकी नीति रहती है। आप हमेशा से करप्शन करते आए हैं, वही आप करेंगे। आपके प्रधानमंत्री बोलते थे कि 15 पैसे नीचे भेज सकता हूं, बाकी तो सारे चोरी हो जाते हैं। लाचार थे, आप तो कुछ कर नहीं सकते थे। आज की तारीख में 9वां वर्षगांठ है जनधन खाते का। आज बधाई हो आपको।
आज जनधन खाते की 9वीं वर्षगांठ है। आज के दिन जो 9 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया ना, उससे सीधे बैंक के खाते में पैसे जाते हैं, बिचौलिए खत्म हो गए। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए। आज राजीव गांधी जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर नमस्कार करिएगा और बोलिएगा जो तकलीफ आपको हो रही थी वो तकलीफ मोदी जी ने दूर कर दी। तो नाम बदलने से नहीं होता। घोषणाओं को अब गारंटी बोलने लगे यहां पर, और यूपीए बदनाम हो गई तो इंडिया का नाम हो रहा है, तो इंडिया ले लिया। आपने जो इंडिया लिया ना, उसमें आप ही ने खड्डे कर रखे हैं, I.N. वो सब, ठीक है, समझ में आया आपको? ये है आपकी, आप कितना ही यहां टीवी पे बोल लीजिए, लेकिन असलियत वही है कांग्रेस सरकार की। अभी मैंने आपको दिखाया किस तरह से यहां पे राजस्थान के अंदर रेप ही रेप हो रहे हैं। आप तो महिला हैं, आप कम से कम आपको तो समझना चाहिए। क्या आपने कभी किसी को बताया कि आप प्रवक्ता हैं? आपको शर्म आती है जब इस तरह के आंकड़े दिखाई जाते हैं? ये जो आंकड़े दिखाई जाते हैं, आप बताइए कि आपको शर्म आती है? आप महिला हैं। यहां पे सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ रेप होता है राजस्थान के अंदर, सबसे ज्यादा, और ये आप ही के राज्य के आंकड़े हैं, राजस्थान के आंकड़े जो राजस्थान ने दिए। आप आएंगी मेरे पास? ठीक है, जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी अन्य मेहमानों के पास। आएंगे आपके पास टीवी डिबेट, आपके पास टीवी डिबेट में बहुत आएंगे, लेकिन सरकार में आने का मौका नहीं मिलेगा आपको। जनता ने तय कर लिया है। ठीक है, सुप्रिया जी। इतना अहंकार रावण को नहीं था अपनी सत्ता का, तो जितना अहंकार आप और करिएगा अच्छा रहेगा, क्योंकि अहंकार भगवान को बर्दाश्त नहीं है। ये देश की जनता आपके अहंकार का हिसाब करेगी 2024 में, और उसके पहले राजस्थान की जनता आपके अहंकार जो आप दिखा रहे हैं बाकी दुनिया में तोड़ेगी 2023 में। जितना अहंकार और जितनी अभद्रता आप लोग दिखाते हैं और दिखाइए, क्योंकि देश को पता तो चलना चाहिए कि आप लोगों के चिकने चुपड़े चेहरों के पीछे कितनी विकृत मानसिकता है। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आपने कारगिल का सपोजिटली युद्ध लड़ा था, कारगिल के एक योद्धा की पत्नी को नग्न टहलाया गया, उसके योनियों और उसके स्तनों को छुआ गया। आपकी इतनी नैतिकता नहीं थी कि आप उसके पक्ष में बोल सकिए। मणिपुर पर आप बोल नहीं पाए और आप यहां पर आकर मुझसे अभद्र भाषा की बात करेंगे। आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूं। इंडिया की छवि मोदी जी ने बना दी? जी नहीं, यह देश शाश्वत है। आप भी चले जाइएगा और हम भी चले जाएंगे, और आपके आने से बहुत पहले और हमारे आने से बहुत पहले भारत, हिंदुस्तान, इंडिया था, और यहां पर किसी की औकात नहीं है कि इंडिया की कोई छवि बना दे। इंडिया एक जीता जागता देश है, और 140 करोड़ लोगों का दिल इंडिया के लिए धड़कता है। ये मुगालते में मत आइए कि किसी एक व्यक्ति ने छवि बना दी। आपसे मैं 2-4 सवाल पूछ लेती हूं, आपको बड़ी आपत्ति होगी मेरे सवाल पूछने पर। यह तस्वीर है अडानी जी की और मोदी जी की, बड़े परम मित्र हैं। चुप रहिए और सुनिए मेरी बात। अडानी जी और मोदी जी बड़े परम मित्र हैं। मोदी जी अभी ग्रीस गए थे, अब पता चला वो ग्रीस क्यों गए थे, इसरो पहले क्यों नहीं आए? इसलिए गए थे क्योंकि वहां पर पोर्ट पर अडानी जी व्यवसाय करना चाहते हैं और अब उनको डील मिलने वाली है। हर बार फॉरेन ट्रिप इसीलिए लगाइएगा क्योंकि मित्र को मिलेगा, और फिर आप आके यहां पर हमें पाठ पढ़ाइएगा। मैं तो आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूं। आपकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में थी, आपकी डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, आपकी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। क्यों इन डबल इंजन की सरकारों में औरतों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ वो शोषण हो रहा है जो हो रहा है? उन्नाव, लखीमपुर, शाहजहांपुर, उत्तर राजस्थान भी बोल दीजिए सुप्रिया जी। आदिवासी के सर पर पेशाब, आपका कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में, मैं उस पर आऊंगी। आपके मणिपुर में जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने, कारगिल के योद्धा के लिए आप एक शब्द नहीं बोल पाए। शर्म आती है कहते हुए कि कभी आप वर्दी पहनते थे। तो यहां पे पर्सनल मत होइए। बिल्कुल राजस्थान की मैं बात करूंगी। राजस्थान की क्या बात करनी चाहिए? राजस्थान में तो ये मुझे जवाब दे दे, 25 लाख रुपए की एक चिरंजीवी योजना है। सिलेंडर राजस्थान में 500 रुपए का बिक रहा है, बाकी सारे देश में 1200 का बिक रहा है। राजस्थान में महंगाई से रिलीफ राहत कैंप लगाए गए। अरे कुछ अपनी डबल इंजन की सरकारों में भी ये करिए। आप कहते हैं मत बांटो, शिवराज जी 200 रुपए 250 रुपए डाल रहे हैं, मेहमान इंतजारी करते रह जाएंगे। लग रहा है आप लोग करिए तो वो बढ़िया गुण है, और बाकी जो है वो पाप है। ऐसा नहीं चल पाएगा प्रभु। और जितना अहंकार दिखाना है और दिखाइए। आपकी बौखलाहट और आपकी घबराहट आपके अहंकार में झलकती है, और दिखाइए। राजवर्धन जी एक जवाब दे दीजिए, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी प्लीज। नहीं, ऐसा है कि इनकी ईर्ष्या तो साफ झलकती है। जब भी ये बोलती है इसकी ईर्ष्या साफ झलकती है। खैर उससे हमें तकलीफ नहीं है,
लेकिन इनको मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो सिलेंडर्स की जो बात कर रहे हैं, हम तो कई सालों से सिलेंडर्स के अंदर, अरे मैं आपको चुप रहने के लिए भी नहीं, आपने तो मुझे बोला कि चुप रहिए, लेकिन मैं आपको नहीं कहूंगा चुप रहिए, क्योंकि मैं मर्यादा में रहता हूं। आपको सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आप किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, उसको छोड़िए। सिलेंडर जो हम तो कई सालों से उसके ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, हमने तो चूल्हे भी लोगों तक। प्लीज सुप्रिया जी, सुन लीजिए आप सुन लीजिए, आपको कष्ट हो रहा है बहुत। हम तो कई सालों से सिलेंडर दे रहे हैं, और अभी भी जो सिलेंडर आ रहे हैं उसके अंदर सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है। और आप राजस्थान में कितने महीने के लिए दे रहे हैं? अभी तो ऐलान करा है 2 महीने के अंदर आचार संहिता लग रही है। कहां से आप ये लास्ट के अंदर? और मैंने जो आपको बतलाया कि आपने 2 बार पेशाब वाली बात बोली। पहली बार जब आपने पेशाब वाली बात बोली, मैंने कहा छोड़िए ना, नेशनल नेटवर्क पे क्या इनको वो बात करना। आपके विधायक गोपाल मीणा, उन्होंने एक दलित को बुलाकर अधिकारियों से उसके मुंह पर पेशाब करवाया। सुनना चाहती हैं आप? आपको जानकारी तो रहते नहीं है। दलितों के ऊपर अत्याचार राजस्थान के अंदर 60% बढ़ गया है। सुप्रिया जी रुक जाइए, बात कर रही हैं आप? अभी नहीं, अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा। सुप्रिया जी, हमने ये तय किया है कि टीवी डिबेट शाउटिंग मैच नहीं होगा, एक वक्त पर एक ही आदमी का ऑडियो जाएगा। मैंने उनसे सवाल पूछा, वो जवाब देंगे। पिछले 9 साल के अंदर टोटल शांति रही थी, टोटल शांति रही 9 साल के अंदर। आपने पूरे नॉर्थ ईस्ट को आग लगा के रखी हुई थी, जला के रखा हुआ था। 9 साल तक टोटल शांति थी। जो नस्ली हिंसा वहां पर पहले भी हुई, जो आपने इतना शोर मचाया लोकसभा के अंदर, आपकी सरकार थी वहां पर, कांग्रेस की सरकार थी, आपके तो मंत्री भी नहीं आकर बयान देते थे कांग्रेस के अंदर। सदन के अंदर जितने भी दर्शक है, कृपा अमित शाह जी की वो भाषण सुनिए। इनके जो गृह मंत्री थे वो सदन में आकर बयान भी नहीं देते थे। हमारे एमओएस वहां पर 23 दिन जाकर रहे, हमारे गृह मंत्री वहां पर 3 दिन जाकर रहे और पूरा बयान दिया वहां पर, पूरा की पूरी डिटेल वहां पर दी। तो आप बात मत करिए, नॉर्थ ईस्ट को हमने कितनी तरह संभाल के रखा हुआ है। आप जो जिम्मेदारी आपको मिली है राजस्थान की, कम से कम वो तो संभाल लीजिए। अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, पेपर लीक। आप युवाओं की बात करते हैं, 40 लाख युवा पेपर लीक से मरे हुए हैं यहां पर। आपको पता है कौन पेपर लीक की इंडस्ट्री आपके लोगों ने खोल रखी है? कहां की बात कर रही है आप? जो जिम्मेदारी है कम से कम वो तो जिम्मेदारी संभाल लीजिए। लेकिन एक जिम्मेदारी आप पूरी समझते, खूब गालियां देती है टीवी के ऊपर, खूब गालियां देती है। शायद उसी वजह से आप राज्यसभा पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है आप अपना काम पूरा कर रही है। काउंटर तो मुझे भी करने का मौका मिलना चाहिए। दे दीजिए, लेकिन लंबा मत कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना। मैं नहीं भाग रहा, ना ही मुझे घमंड है, ना मुझे घमंड। जब ये इतना लंबा बोले तो आपने इतना लंबा क्यों बोलने दिया? क्योंकि आपने इतने आरोप लगाए हैं, वो जवाब देंगे। ये मैं तय करूंगी कौन कितने वक्त के लिए बोलेगा। मिस श्रीनेत, ये मैं तय करूंगी कौन कितने वक्त बोलेगा, ये मैं ही तय करूंगी। ये मैं ही तय करूंगी। नहीं, सुप्रिया जी बोलिए। आप सांसद होकर, आप भी भाग जाइए यहाँ से। आप सांसद होकर बीच में मत बोलिए। सुप्रिया जी प्लीज। राजवर्धन, तो मैं कल ही खोल रही हूँ, भाग कर रही हूँ। आपसे तो मैं पूछ रही हूँ, कारगिल के योद्धा पर नहीं बोल पाया। मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछती हूँ। आप संसद में भी झूठ बोलते हैं और आप उसके बाहर भी झूठ बोलते हैं। आपने क्या बोला कि हमारा कोई, इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी असम गए, जब वहां पर हुआ दिक्कत, और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वहीं पर, और आकर सदन में भाषण दिया। 78 दिन तक एक भयावह वीडियो का इंतजार नहीं किया था। तो मुझे मत बताइए कि आपकी सरकारें क्या कर रही हैं। राजौरी और पुंछ में 5-5 हमारे लोगों की शहादत हो जाती है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, न संवेदना का न श्रद्धांजलि का। यह असलियत है। और यूपी के पेपर लीक के मामले में तो आपके विधायक के भाई, आपके विधायक के पति सब इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में भी बोल दीजिए। असलियत यह है कि मुंह बनाकर यहां पर आकर बोलना और वाकई में शासन चलाना जो आपने किया है, जिसमें दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, युवाओं का, महिलाओं का लगातार शोषण हो रहा है, उसके बारे में आपके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी। राज्यवर्धन राठौर जी, अब थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। कुलदीप कुमार जी प्लीज, ये वरना आप दोनों की बहस रह जाएगी। 30 सेकंड दीजिए बस। आप सिर्फ ये बता दीजिए, ये सिर्फ 30 सेकंड आप जरा सोच के तसल्ली से इस प्रोग्राम के अंत तक। आ रही हूँ कुलदीप जी, आ रही हूँ कुलदीप जी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। चाइना के साथ आपकी एमओयू क्या हुई थी? क्या एमओयू आपने करा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ? राहुल गांधी जी ने शी जिनपिंग के साथ क्या सीक्रेट पैक्ट करा था? आप प्रोग्राम के अंत से पहले हमें बता दीजिएगा। क्या है?
झूठ बोल के आते हैं। एमओयू आपने साइन करा वहां पर शी जिनपिंग के सामने प्रधानमंत्री सोफे पर नहीं बैठ रहे। वो जो एक मिनट अंजना जी, शी जिनपिंग के सामने प्रधानमंत्री खड़े रह गए, सोफे पर नहीं बैठे, देश की नाक कटा रहे। क्या बात करते हैं आप लोग? कुछ चीजों को गंदी राजनीति मत करिए। ये क्या कर रहे हैं आपके लोग कम्युनिस्ट पार्टी के साथ? आप यहाँ पर क्यों घूम रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के साथ? आपने जो सीक्रेट मीटिंग करी एमओयू करा, आप वो बता दीजिए। अच्छा आप बताइए, रेस्टोरेंट के पीछे उस दिल्ली के रेस्टोरेंट के पीछे क्या गुपचुप बातचीत हो रही थी? चीनी दूतावास के साथ आपने क्या बातचीत करी, वो बता दीजिए। के मुद्दे उठा। अच्छा मैं नया आया हूँ, तो मैं नया हूं तो आप भाग क्यों बताइए? प्रधानमंत्री ने चाइना नया हूं, मुझे नहीं पता, तो आप भाग क्यों नहीं? ठीक है ब्रजवर्धन जी, आप भी रुक जाइए थोड़ी देर। सुप्रिया जी आप भी। कुलदीप कुमार जी अब एक एक करके अन्य मेहमानों के पास जाते हैं। आप लोगों का भी इंतजार लंबा हुआ है। अब देखिए यही एनडीए और इंडिया में भी होगा, जो बड़ी पार्टी रहेगी उसका दबदबा चलेगा, लेकिन खैर साथ मिलकर चलना है। कुलदीप जी, मायावती जी को शामिल करने में लेकर क्या सोच है अरविंद केजरीवाल जी की? मायावती जी को बड़े गंभीर आरोप आप लोग लगाते थे बीएसपी पर, खैर वो तो पुरानी बात हो गई, एसपी कांग्रेस सब पर लगाते थे। मायावती जी को इंडिया में शामिल करने को लेकर आपकी क्या सोच है पार्टी की? देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि ये इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये इस देश को बड़े बड़े धन्नासेठ पूंजीपति जो हैं जिनके हाथों में इस देश को सौंप दिया गया है, जिसमें देश की बड़ी बड़ी पीएसयूज को बेच दिया गया है, उनके हाथों में एयरपोर्ट्स को बेच दिया गया है, सेल को बेच दिया गया, सब बेच दिया गया है। उनको बचाने की लड़ाई है। उसमें जो भी साथ आएंगे निश्चित रूप से सब दल उसके मिलकर उसका स्वागत करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि आज इस देश को हमें इन ऐसे लोगों से बचाना है जिन्होंने इस देश को बेचने का काम किया है। और अंजना जी, मुझे लगता है कि आज तो भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है, बहुत डरी हुई है इंडिया गठबंधन से। अभी राज्यवर्धन जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो एक ओलंपिक रहे, खिलाड़ी रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बताएं मुझे कि आज भारत को विश्व कुश्ती संघ ने भारत कुश्ती संघ को बाहर कर दिया है। अब वहां भारत का झंडा नहीं फहरेगा, अब वहां राष्ट्रीय गान नहीं बजेगा। उसके ऊपर इनका क्या कहना है, ये बताएं, स्पष्टीकरण दे। उन महिला पहलवानों का जिसके वो सांसद भाजपा का, ये सवाल मैं उससे पूछ लूंगी, सवाल में पूछ लूंगी। शोषण किया महिलाओं का, विधायक जी एक बार बताइए ना, मायावती को लेकर क्या सोच है आम आदमी पार्टी की? स्वागत करेंगे। देश को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है। मायावती जी हो, अखिलेश जी हो, कोई भी हो, वो जो भी देश को बचाना चाहता, भाजपा के लोग भी हो, चाहे कुछ भाजपा के सांसद भी ऐसे होंगे जो आ सकते हैं, वो भी आए, उनका भी स्वागत है। ये देश को बचाने की लड़ाई है, ये लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई है। मोदी विरोध की ये लड़ाई सबको एकजुट करेगी और मायावती के लिए मायावती जी के लिए अरविंद केजरीवाल जी भी तैयार है, उनकी पार्टी को आप सुन ही रहे हैं। ये मोदी विरोध की लड़ाई नहीं है अंजना जी, ये देश को बचाने की लड़ाई है। जी जी, ये देश देखो, ये सब लोग ये कहते हैं कि हम विधानसभाओं में तो लड़ेंगे लेकिन सेंटर पे नहीं लड़ेंगे। मतलब ये कैसी जनता मान लेगी इस बात को? क्या आप गांव में लड़िए और शहर में आके चाय पानी खाना वाना साथ खाइए। ये वहां भी लड़ेंगे, वहां भी लड़ेंगे, और एका होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं क्यों नहीं होता, उसका कारण है, देखिए सारी पार्टियां कांग्रेस के गर्भ से निकली हैं, एक दो पार्टियों को छोड़ के। वोट बैंक की लड़ाई है। कांग्रेस ने क्या किया है, भारत यात्रा जोड़ो यात्रा करके कांग्रेस को रिवाइव करने का प्रयास किया है, और रिवाइव करने के साथ साथ कांग्रेस अपना वोट वापस लेना चाहती है। और अगर छत्रप वोट वापस जाने देंगे तो छत्रप खत्म हो जाएंगे। इस लड़ाई का समाधान नहीं है, इस लड़ाई का ना इनके पास हल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये खुद ही कहते हैं कि हम 1-to-1 करेंगे। अरे 1-to-1 करोगे तो एक तरफ मोदी बाबू हैं कप्तान और दूसरी तरफ कौन है? तो कहते नहीं, हम तो 26 हैं, हम तो चुनाव के बाद तय करेंगे। जनता तो जानना चाहती है ना, दो टीमें लड़ रही हैं तो कौन है कप्तान, ये आप बताइए। इनका इसके पास जवाब नहीं है। ठीक है, दुबे जी। तीसरी बात एक और है कि यहाँ पर सब जो है मुख्यमंत्री हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बार के, सब प्रधानमंत्री की ख्वाहिश रखे बैठे हुए हैं और मौका आने पे एक दूसरे को छुरा घोंपेंगे, राजनीतिक छुरा घोंपेंगे। और चौथी बात यह है कि देश की जनता ने देखा है खिचड़ी सरकारों का भविष्य क्या होता है। कांग्रेस का अगर प्रधानमंत्री नहीं बनता तो वो सरकार को 18 महीने, 16 महीने, 12 महीने से ज्यादा नहीं चलने देती है। याद करिए चंद्रशेखर की सरकार कैसे गिराई थी, सिर्फ इसी बात पे कि बाहर पुलिस वाले सिपाही कर रहे थे इसलिए उसको टांग खींच लिया। उसके बाद देवगौड़ा की कैसे गिराई थी। तो जनता उस पुराने बैक मोड में नहीं जाना चाहती। और अंतिम बात, मोदी जी ने जो 9 साल में काम किए हैं, सिर्फ और सिर्फ काम के बल पे हम लोग जीतेंगे। और 24 में इसीलिए आत्मविश्वास से मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा है कि हम दोबारा आ रहे हैं। हाँ, इनको मौका मिलेगा,
नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का। तो इनके पास जवाब क्या है इन बातों का? जवाब ये दुबे जी देंगे देंगे ना जवाब। दुबे जी, इस बार तो उद्धव ठाकरे जी होस्ट कर रहे हैं पूरी इंडिया की बैठक को। शरद पवार जी भी हमने सुना है 4 बजे 31 अगस्त को, 30 अगस्त को शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें 4 बजे रहेंगे, 30 को है ना, 4 बजे। जी। शरद जी पक्का आ रहे हैं? क्योंकि शरद जी कभी कहते हैं कि हम एक ही पार्टी हैं, हम एक ही साथ हैं, फिर अगले दिन कहते हैं कि नहीं है, जिसको जो करना है करो, मैं तो इंडिया में ही रहूंगा। दूसरी बात, कन्वीनर को लेकर क्या हुआ है? तीसरी बात, मायावती को लेकर, और ये जो लोगो बन रहा है नया, वो कौन डिसाइड कर रहा है? क्या लोगो बना रहे हैं? झंडा अलग होगा, एक झंडा बनेगा इंडिया गठबंधन का? सबसे पहले अंजना जी, आपको बेस्ट एंकर अवार्ड मिलने पर बहुत सारी बधाई और शुभकामना। बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी हम समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हमारी जो इंडिया बनी उस पर कटाक्ष न करे। कोई बात नहीं, हम उन्हें बर्दाश्त करेंगे, हम उनकी भावना समझ सकते हैं। ये जो इंडिया टुडे का ताजा सर्वे आया है ना, जिसमें 41 और 43 केवल 2% वोटर का फर्क है, इसी से बीजेपी बेचैन है। और बीजेपी जानती है कि एक तरफ हम 306 बनाम 194। मैं वही बता रहा हूँ, वो बात है अगस्त 2023 में। जब हम 2024 में डिबेट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, वो 200 और 300 हो जाएगा, 300 इंडिया और 200 एनडीए। फिलहाल मैं आता हूं शरद पवार साहब पर। शरद पवार साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 30 अगस्त को मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में हम, उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस के नाना पटोले जी, अशोक चौहान जी, एक सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 31 और 1 तारीख की मीटिंग के बारे में देश की जनता को संबोधित करेंगे। तो एक बात स्पष्ट है कि शरद पवार साहब हमारे साथ हैं। झंडा भी बन जाएगा, लोगो भी बन जाएगा। ये कोई बहुत विशेष मुद्दा नहीं है अंजना जी, विशेष मुद्दा है जो सी वोटर्स का होगा क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ, भगवा तो हमारे दिल में है अंजना जी, भगवा तो हमारे प्राण है। हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में 28 और 20 का आंकड़ा सी वोटर्स का सर्वे दिखा रहा है, ये 2024 जाते जाते बड़े दावे और गंभीरता से कह रहा हूं 10 और 38 हो जाएगा। 38 इंडिया, 10 एनडीए। तो ये जो बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिखा रहे हैं ना, हम इसका सम्मान करते हैं। कोई बात नहीं, आप घबराए नहीं, आप पानी पिए समय समय पर, आप बेचैन न हो, क्योंकि आपको हारना तय है। अब ठीक है, अब चूंकि आपको टीवी डिबेट पर भेजा गया है तो आप जरूर कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन जिस प्रकार स्थिति आपने देश की कर दी है, आप भी जानते हैं कि आप 200-220 से ज्यादा आंकड़े पार नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये जनता किसको देश का पीएम बनाना चाहता है? हमारे यहाँ अंजना जी हर नेता देश के पीएम के लायक सक्षम है। जब हमारे महागठबंधन के नेता बैठ के तय कर लेंगे, पीएम बनेंगे सर, बिल्कुल एक ही पीएम बनेगा। लेकिन अगर सब अगर मजबूत है, सब सक्षम है, उन्हीं में से किसी एक को चुन लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में तो एक ही व्यक्ति सक्षम है, बाकी तो पूरी पार्टी असक्षम है। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ठीक है, ब्रिजमोहन जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आप लोग पानी पीजिए, गठबंधन की बैठक होने वाली है, सब एकजुट हैं और मिलकर 450 सीटों पर बीजेपी वर्सेस इंडिया का एक उम्मीदवार वो करके रहेंगे। देश की बेहतरीन एंकर के इस प्रश्न का जवाब मैं इस ढंग से देना चाहता हूं कि जो गठबंधन है वो अभी तक यह तय नहीं कर पाया कि उनको सेक्रेटरिएट की घोषणा की थी उन्होंने बेंगलोर में, आज 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक ये दिल्ली में अपना सेक्रेटरिएट चालू नहीं कर पाए। तो आप देखिए कि जो लोग, जो गठबंधन के साथी जिनका जिक्र भी हो रहा है, वो यदि अपना एक सेक्रेटरिएट भी तय नहीं कर पा रहे तो वो चेहरा, कार्यक्रम, झंडा, बैनर कैसे तय करेंगे? इस पे भी मेरे को बड़ा अभी फिलहाल मेरे को इसके ऊपर शक है। आपने अभी लगातार एक प्रश्न आदरणीय मायावती जी के लिए पूछा है। मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों से मेरी जब बातचीत हुई तो उन लोगों का तो कहना यह था, ये INDI के लोगों का कहना था कि आदरणीय मायावती जी को तो भारतीय जनता पार्टी इस तरफ भेज रही है क्योंकि यहां से वो अपना हिस्सा लेंगी और उसके बाद वो चुनाव जीत के वापस एनडीए के साथ जाएंगी। तो इन लोगों का ये जो सोच है कि अपने साथियों पे ये शक करते हैं, जो लोग इनका साथ देना चाहते हैं उन्हीं पे ये शक करते हैं। तो इस प्रकार का INDI है, किस प्रकार से देश की सत्ता की बात कर रहा है समझ में नहीं आता। ना इनके पास कोई प्रोग्राम है, ना इनके पास कोई देश का ब्लूप्रिंट है। जहां जबकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही 3 मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि देश के अंदर पूरे विश्व में ग्रीन क्रेडिट की बात हो, सर्कुलर इकोनॉमी की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर देश पूरे विश्व में हम जब उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात करते हैं तो हम उपभोक्ता की भी बात करें। वो कह रहे हैं जब हम अपने शरीर के लिए सोचते हैं तो
तो हम उसी प्रकार से अपने प्लेनेट के लिए सोचें। उनके सामने पूरा विश्व का पूरा चित्रण लेके चल रहे हैं और उसमें हम भारत की भूमिका को भी पूरी तौर से डिफाइन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि INDI की ये जो बैठक होने वाली है इसका कोई भी लाभ देश को मिलेगा। अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, 1-1 मिनट का वक्त मैं दोनों को देना चाहती हूँ। सुप्रिया जी, आपसे शुरू करते हुए फिर राज्यवर्धन जी आप उसका जवाब दे दीजिएगा। सुप्रिया जी, देखिए कुल मिलाकर चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। आप उत्तर प्रदेश ही ले लीजिए, आप भी उसी राज्य से आती हैं। कितनी सीटें बांटेंगे आपस में? क्या कांग्रेस पार्टी को अखिलेश तैयार होंगे सीट देने के लिए? वहां पर मायावती जी का क्या होगा? 80 सीट्स, बिगेस्ट स्टेट, और देश के लिए अपना ब्लूप्रिंट भी बताइए। हमसे बड़ी चुनौतियां इस समय इस देश के प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल के सामने है। महिलाओं की बात करते हैं बृजभूषण शरण सिंह को गोदी में बिठाकर, किसानों की बात करते हैं अजय मिश्र टेनी को मंत्री बनाकर। ये किस मुंह से बात करेंगे युवाओं की? 20 करोड़ रोजगार बन जाने थे 10 साल में। मोदी जी ने कहा था 2-2 करोड़ बनाएंगे। 51,000 नियुक्ति पत्र जो डाकिया काम करता था वो बांट रहे थे। असलियत यह है कि ये जो बार बार आप मोदी विरोधी कह रही, कोई मोदी विरोधी नहीं है। हम इतने ऑब्सेस नहीं है उनसे। हमारी जो चाहत है वो ये है कि इस देश में सौहार्द रहे, इस देश में मणिपुर जैसी घटनाएं ना हो, इस देश में एक 8 साल के बच्चे को क्लास में ये कह के ना मारा जाए कि वो मोहम्मडन है। हम एक ऐसा देश चाहते हैं जहां पर युवाओं को नौकरी मिले और सब लोग खुशहाल हो। ये एक ऐसा देश चाहते हैं जहां पर लड़ाई दंगे होते रहें, जहां पर आपसी सौहार्द खत्म हो जाए, जहां पर महंगाई कमर तोड़ रही हो और बेरोजगारी सिर छू रही हो। महिला जो लोग इंडिया नहीं कह सकते और राज्यवर्धन जी उनसे क्या महिलाओं की सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा वो बता रही हैं। एक नफरत का बाजार जिसमें मोहब्बत की दुकान राहुल जी खोलना चाहते हैं, वैमनस्य लोगों में आपस में बढ़ रहा है। ये उनका सबसे बड़ा प्लैंक है जिस पर वो आप लोगों के खिलाफ चुनाव लड़े। जी अभी 2-4 बातें करी इन्होंने। हम भी बिल्कुल सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं। जिस वर्ग की ये बात कर रहे हैं वहां ट्रिपल तलाक हो रहा था, लेकिन इनकी किसी सरकार ने उनको उन बहनों की मदद नहीं करी। हमने कानून बदल के उन बहनों की मदद करी। ये बात कर रहे हैं सबको साथ, सब ये किसी बच्चे को ऐसे मारपीट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आपकी सरकार थी, वहां पर कांग्रेस की सरकार थी इस देश के अंदर, तो वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे दी आपने। तीसरा सबसे बड़ा ऐसा उसको इंस्टीट्यूशन बना दिया कि देश की जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास में है और हर व्यक्ति को वक्फ बोर्ड के सामने हाजिर होना पड़ेगा। कन्हैया की जो गर्दन काटी गई वो यही राजस्थान में काटी गई। और ठीक है राज्यवर्धन जी, यहीं पर हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन इंडिया विपक्षी गठबंधन की बैठक होने वाली है मुंबई में, उस पर रहेगी आज तक की नजर।